हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीट की डिजीज़ के बारे में। तो वीट का नाम सुनते ही जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है रस्ट। रस्ट एक सिंगल टाइप का नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। जो ब्लैक रस्ट होता है उसे स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट कहा जाता है और येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इनके ये जो नाम हैं ये क्यों हैं। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर हम ब्लैक रस्ट की बात करें तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पीसीज ट्रिटिसाई। और ऑल्टरनेट होस्ट की बात की जाए तो इसका बर्बेरिस महोनिया महू बर्बेरी ये इसके ऑल्टरनेट होस्ट होते हैं। और अगर मैं ब्राउन रस्ट की बात करूं तो पक्सीनिया रिकॉन्डिटा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इस केस में ऑल्टरनेट होस्ट जो होता है वो थैलिक्ट्रम होता है और आइसोपाइरम भी कई बार देखा गया है। इसके अलावा येलो रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस है और येलो रस्ट के केस में हमें कोई भी ऑल्टरनेट होस्ट नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑल्टरनेट होस्ट और मेन होस्ट की। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारी वीट होती है वो इसका मेन होस्ट होती है और ऑल्टरनेट होस्ट किसी और फैमिली को बिलोंग करने वाला कोई और होस्ट होता है। हमारी जो रस्ट होती है वो बेसिकली 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है जिनके बारे में हम आगे डिजीज साइकिल में पढ़ेंगे। और जो हमारी रस्ट फंगस होती है वो हिट्रोशियस होती है नेचर में। हिट्रोशियस नेचर का क्या मतलब होता है कि इसे 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और इसका जो हिट्रोशियस नेचर था वो डी बेरी ने दिया था। डी बेरी पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। और अगर हम रस्ट साइकिल की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है केसी मेहता का। केसी मेहता एक इंडियन पैथोलॉजिस्ट है। केसी मेहता ने एक और चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया था जो कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक रस्ट से। ब्लैक रस्ट में क्या होता है, सो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट कहा जाता है। अब इसे स्टेम रस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो हमारे सिम्टम्स हैं वो हमें स्टेम के ऊपर मेनली देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं बट इनिशियल सिम्टम्स या अर्ली सिम्टम्स हमें स्टेम के ऊपर देखने को मिलते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया की साइड आपको ब्लैक रस्ट देखने को इतनी नहीं मिलती है। ये जो रस्ट है ये प्रेवलेंट होती है वार्मर एरियाज़ में। अगर नॉर्थ इंडिया में समर वीट लगाई जाती है तो उसमें ब्लैक रस्ट आ सकती है, अदरवाइज नहीं आती है। बट साउथ इंडिया में जो ब्लैक रस्ट की दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। पेनिसुलर इंडिया और सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं हम, क्योंकि वार्मर रीजन्स होते हैं। अब इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर आते हैं तो सिम्टम्स तो हमें सब जगह देखने को मिलेंगे, स्टेम के ऊपर, लीफ शीट के ऊपर और अपर और लोअर लीफ सरफेस सब के ऊपर। बट स्टेम के ऊपर जो सिम्टम्स होंगे वो सबसे पहले आएंगे, इसलिए स्टेम रस्ट कहा गया है। अब इसको जो पस्ट्यूल्स बनते हैं, मैं आपको इमेज शो करूँगी कि स्टेम रस्ट दिखती कैसी है। तो उसके कुछ पस्ट्यूल्स बनते हैं, वो रप्चर होते हैं और उसके बाद पाउडरी मास रिवील होता है। तो इन एपिडर्मिस का रप्चर होना इज़ द पिक्यूलियर सिम्टम इन स्टेम रस्ट। और इसमें डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनते हैं, जैसे यूरिडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स। जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो बेसिकली लेट इन द सीजन बनते हैं, जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है। हम इसकी डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट स्पोर्स का जो रोल है वो क्लियर हो जाएगा। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं हमारे पास वो येलो टू ऑरेंज इन कलर होते हैं। और इसके बाद बनते हैं टीलियोस्पोर्स। टीलियोस्पोर्स कुछ ब्लैक से कलर में होते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का तो हमें पता ही है, दैट इज पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पीशीज ट्रिटिसाई और ये हिट्रोशियस रस्ट है, राइट। अब इसके यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर में क्या क्या फ़र्क है। अगर यूरिडोस्पोर की बात की जाए तो वो ब्राउन ओवल और उसमें 4 इक्वेटोरियल जर्मपोर हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और जो टीलियोस्पोर होते हैं वो 2 सेल्ड होते हैं और वो थोड़े डार्क कलर में होते हैं, ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। और यूरिडोस्पोर जो होंगे वो लाइट कलर में होंगे। तो अब इसकी डिजीज साइकिल के ऊपर आते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं। तो इन 5 स्टेजेस को अगर हमें लर्न करना है तो उसके लिए एक ट्रिक हो सकती है, दैट इज़ PAU-TB, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो P फॉर पिक्नियोस्पोर्स, A फॉर एसियोस्पोर्स, U फॉर यूरिडोस्पोर्स, T फॉर टीलियोस्पोर्स एंड B फॉर बेसिडियोस्पोर्स, राइट। अब इन स्पोर्स के अकॉर्डिंग इनकी स्टेजेस भी होती हैं। तो ये स्टेज 0 से शुरू होता है। अब इसे स्टेज 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि 1927 से पहले हमें स्टेज का कोई खास रोल पता नहीं था, तो इसीलिए अब इसे स्टेज 0 का नाम दे दिया गया। हो सकता है कि आगे वाली स्टेजेस पहले डिस्कवर हो गई हों। देन एसिडियल स्टेज, यूरिडियल स्टेज, टीलियल स्टेज एंड बेसिडियोस्पोरल स्टेज। अब
ये हर एक स्टेज में डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनेंगे। जैसे पिक्नियल स्टेज में पिक्नोस्पोर्स, एसिडियल स्टेज में एसियोस्पोर्स, यूरिडियल स्टेज में यूरिडोस्पोर्स, टीलियल स्टेज में टीलियोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोरल स्टेज में बेसिडियोस्पोर्स। अब इसमें से जो हमारी दो स्टेजेस हैं, दैट इज पिक्नियल एंड एसिडियल स्टेज, ये स्टेज जो होती हैं ये ऑल्टरनेट होस्ट पे कंप्लीट होती हैं, ऑल्टरनेट होस्ट पे, और जो बाकी हमारी स्टेजेस हैं वो मेन होस्ट पे कंप्लीट होती हैं, राइट। और ब्लैक रस्ट के केस में हमने ऑल्टरनेट होस्ट कौन सा पढ़ा था, दैट इज़ बारबेरी, राइट। और महोनिया भी हमने पढ़ा था इसमें। तो अब इसकी डिजीज साइकिल को देख लेते हैं। हमने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में तो जान लिया, अब ये डिफरेंट स्टेजेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसकी डिजीज साइकिल को। अब इसकी डिजीज साइकिल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीलियोस्पोर से। तो ये हमारा टीलियम है। टीलियम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, आपको इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टीलियम। हमारे पास जो टीलियम है उसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे टीलियोस्पोर्स। अब ये जो टीलियोस्पोर्स होंगे ये डाइकैरियोटिक होंगे नेचर में। डाइकैरियोटिक का क्या मतलब है, ये N+N की फॉर्म में होंगे, मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हुआ होगा, राइट। जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं ये N+N की फॉर्म में है, लाइक ना N है ना 2N, N+N, मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो अनफ्यूज्ड है। फिर इसके अंदर होगी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2N, तो ये 2N में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सबसे पहले टीलियम था, टीलियम से प्रोड्यूस हुए टीलियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर की स्टेज हमें पता लग गई। अब इसके बाद इसमें कैरियोगैमी हो रही है। कैरियोगैमी होने के बाद बेसिकली इसमें से प्रोमाइसीलियम निकलेगा। ये हमारा टीलियोस्पोर्स है, इसमें से प्रोमाइसीलियम निकलेंगे और प्रोमाइसीलियम निकलने के बाद बेसिडियम प्रोड्यूस होगा। बेसिडियम बेसिकली एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, राइट। अब हमारे जो टीलियोस्पोर्स हैं वो भी हमारी वीट पे बन रहे हैं और बेसिडियोस्पोर्स भी वीट के ऊपर बन रहे हैं। इस चीज़ के साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये जो बेसिडियोस्पोर जो कि वीट के ऊपर बने थे, दे विल लैंड ऑन द ऑल्टरनेट होस्ट। ऑल्टरनेट होस्ट इसमें बारबेरीज है, तो ये उसके ऊपर जाएंगे और उसके बाद दीज बेसिडियोस्पोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पिक्नियम। ये पिक्नियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और पिक्नियम से क्या प्रोड्यूस होगा, पिक्नियोस्पोर्स। तो अब ये पहले स्पोर्स हैं जो कि हमारे ऑल्टरनेट होस्ट पे प्रोड्यूस हुए हैं। अब ये जो पिक्नियोस्पोर्स है ये लेटर कन्वर्ट हो जाएंगे एसियम में। एसियम बेसिकली एक इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम इसमें भी देख पा रहे हैं, जिस एसियम के अंदर एसियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो एसियोस्पोर्स हैं प्रोड्यूस ये ऑल्टरनेट होस्ट पे होंगे, बट इनका रोल जो है वो वीट को इन्फेक्ट करने में होता है। अब जो प्राइमरी इन्फेक्शन है हमारी वीट के अंदर, दैट विल बी कॉज्ड बाय दिस एसियोस्पोर्स। ये एसियोस्पोर्स बाय द हेल्प ऑफ विंड ये कैरी हो जाते हैं वीट के ऊपर। लाइक मान लीजिए बारबेरिस आपके फील्ड के आसपास है और उस बारबेरिस से जो स्पोर्स हैं वो हवा के द्वारा जाएंगे और वीट को इन्फेक्ट कर देंगे। बारबेरिस आई थिंक आपने अपने आसपास देखा होगा, इसका मैं इमेज शो कर दूंगी वीडियो के साइड में। अब ये जो एसियोस्पोर्स हैं इन्होंने क्या किया, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज किया। लाइक वीट में जो सबसे पहला इन्फेक्शन होगा वो कौन कॉज करेगा, वो एसियोस्पोर कॉज करेंगे। अब ये जो एसियोस्पोर्स हैं ये एक बार ही इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार इनकी कोई रिपीटिंग साइकिल चलेगी। अब इन्हें तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन कॉज करने हैं, तो उसके लिए यूरिडियम एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और यूरिडियम से निकलते हैं यूरिडोस्पोर्स। अब यूरिडोस्पोर्स का क्या रोल है कि जैसे एक वीट इन्फेक्ट होगी ना तो ये चाहता है कि सारी की सारी वीट जो है वो इन्फेक्ट हो जाए। तो यूरिडोस्पोर्स बेसिकली क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और दोबारा यूरिडियम बनाएगा, मतलब ये रिपीटिंग इन्फेक्शंस कॉज करेगा इसमें। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखने वाली हैं। फर्स्ट वन, इसकी जो एसियोस्पोर है हमारे पास, एसियोस्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और जो हमारे यूरिडियम या यूरिडोस्पोर्स हैं वो रिपीटिंग इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल साइकिल में, मतलब इनकी एसेक्सुअल साइकिल ऐसे चलती रहेगी और रिपीटिंगली पूरा जो फील्ड है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे मतलब मान लीजिए कि क्रॉप अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच गई, वो मैच्योरिटी तक पहुंच गई, तो अब ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं दे विल बी अगेन कन्वर्टेड टू दिस टीलियम और टीलियम पे टीलियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दोबारा हमारी साइकिल चल पड़ेगी। सो दिस इज़ द डिजीज़ साइकिल। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि केसी मेहता ने कहा था कि इंडियन कंडीशंस में हमारे पास कोई ऑल्टरनेट होस्ट का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। जैसे कि यूएस वगैरह में हम ऑल्टरनेट होस्ट को मान सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ साइकिल में, बट इंडियन कंडीशन में उसका उतना रोल नहीं होता। तो ये साइकिल चलती कैसे है? सो ही सेड कि ऐसा होता है, मतलब वार्मर रीजन में कई बार वीट लगी होती है तो वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे इनोकुलम रहता ही है हर टाइम और वहाँ से वो इनोकुलम हर जगह फैल
फैल जाता है। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट के व्यू थे कि इंडियन कंडीशन में देयर इज़ नो मच रोल ऑफ दीज ऑल्टरनेट होस्ट। सो ये हमारी डिजीज साइकिल थी। दिस डिजीज साइकिल विल बी सिमिलर इन ऑल द रस्ट। तो हमें बेसिकली 5 स्टेजेस, 5 स्पोर और कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है इनका पता होना चाहिए, राइट। तो ये होगी हमारे पास ब्लैक रस्ट। अब ब्लैक रस्ट के बाद आते हैं हम ब्राउन रस्ट के ऊपर। ब्राउन रस्ट की बात की जाए तो इसे लीफ रस्ट भी कहा जाता है। अब लीफ रस्ट इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो हमें लीफ के ऊपर देखने को मिलेंगे और लेटर ऑन सिम्टम पूरी प्लांट की बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। अब इस रस्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। लाइक हमने पढ़ा था कि जो हमारी ब्लैक रस्ट थी उसके केस में पढ़ा कि वो साउथ इंडिया में या पेनिसुलर सेंट्रल इंडिया में यहाँ ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो वार्मर रीजन्स हैं। बट ये जो रस्ट है कि पूरे ऑल ओवर जहाँ भी वीट ग्रो करी जाती है वहाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो इस रस्ट का जो इनोकुलम है वो बिल्ड होता है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के हिमालयस में ये बिल्ड होगा और साउथ इंडिया में भी बिल्ड होगा और ये दोनों साइड से इनोकुलम मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। जैसा कि मैंने इसमें डायग्राम में शो किया, इंडिया का मैप इतना अच्छा नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ माई ड्राइंग। सो यहाँ से भी इनोकुलम मूव कर रहा है, यहाँ से भी इनोकुलम मूव कर रहा है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट वेरी कर सकता है इनकी स्पीड के ऊपर, किस तरह से ये मिलेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों इनोकुलम मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो वो ऐसा रीज़न होगा जहाँ बहुत ह्यूज लॉसेस कॉज हो सकते हैं, वहाँ एपिडेमिक हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों इनोकुलम एक दूसरे के साथ मिल गए तो इनका जो पोटेंशियल है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है डैमेज कॉज करने का। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। और सेम इसमें भी यूरिडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स जो होंगे वो ऑरेंज से कलर में होंगे और टीलियोस्पोर्स जो होंगे वो ब्लैक कलर के होते हैं, राइट। ये सिम्टोमेटोलॉजी थी और ये था कि कैसे ये वीट रस्ट जो है वो फैलती है। इसके बाद आते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी पे। एपिडेमियोलॉजी में देखें तो वार्म और ह्यूमिड वेदर हमें चाहिए होता है और इंटरमिटेंट रेन्स भी अगर होती हैं तो डिसीज़ काफ़ी हद तक फैल जाती है। डे टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, राइट। और इसमें जो हमारा ऑल्टरनेट होस्ट है दैट इज़ थैलिक्ट्रम। लास्ट में बारबेरी था और जो आगे आएगी उसका हम देखेंगे, ओके। तो ये इसकी एपिडेमियोलॉजी है, ये सिम्टोमेटोलॉजी है। और अगर बात करें इसकी डिजीज साइकिल की, दैट विल बी सिमिलर टू द ब्लैक रस्ट। जो ब्लैक रस्ट में पड़ी वही इसमें फॉलो होगी। इसके बाद आती है हमारी येलो रस्ट। येलो रस्ट या इसे स्ट्राइप रस्ट भी कहा जाता है। अब इसे स्ट्राइप रस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होते हैं। जो हमें रस्ट के पस्ट्यूल्स है वो पैरेलल लाइन की फॉर्म में दिखाएंगे तो वो स्ट्राइप के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे स्ट्राइप रस्ट कहा जाता है। और ये वाली जो रस्ट है येलो रस्ट वो मोस्ट कॉमन रस्ट है इन नॉर्थ इंडियन कंडीशंस। नॉर्थ इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा जो रस्ट देखने को मिलती है दैट इज़ व्हाट, वो है हमारी स्ट्राइप रस्ट। अब आते हैं इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर। तो ये कूलर एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर मोस्टली कम रहता है तो वहाँ पे हमें येलो रस्ट देखने को मिलती है। और इसमें भी यूरिडोस्पोर्स जो है वो हमें पैरेलल लाइंस में ऑब्जर्व होते हैं और लेटर कन्वर्ट हो जाते हैं टीलियोस्पोर में, जो कि ब्लैक कलर में होते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि यूरिडोस्पोर सिंगल सेल्ड होंगे और जो हमारे टीलियोस्पोर्स होंगे वो 2 सेल के होते हैं, राइट। अब इसके बाद एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसके लिए। डिजीज साइकिल इसके लिए भी सेम रहेगी। और अगर मैं ऑल्टरनेट होस्ट की बात करूँ तो हमारी जो येलो रस्ट होती है उसके अंदर अभी भी कोई ऑल्टरनेट होस्ट जो है वो पाया नहीं गया। तो मतलब बेसिकली इसके अंदर कोई ऑल्टरनेट होस्ट नहीं होता है। अब बात करी जाएगी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो होगी वो हर तरह की रस्ट के लिए सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग रस्ट के लिए अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ सोइंग ऑफ द क्रॉप। सबसे पहले जब भी हम सोइंग कर रहे हैं क्रॉप की तो टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप होनी चाहिए। अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि रस्ट आएगी। लेट सोइंग के क्या होगा कि टेम्परेचर लेटर स्टेजेस में बढ़ जाएगा, जब उसकी मेच्योरिटी का टाइम होगा तो वो फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो हो जाएंगी रस्ट के इनोकुलम के लिए बिल्ड होने के लिए। इसके बाद हम रस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे येलो रस्ट के लिए HPW 184, HPW 147 आर द रेजिस्टेंट वैराइटीज़। ब्राउन रस्ट के लिए सद्धारा और HPW 89 रेजिस्टेंट वैराइटीज़ है। इसके बाद आता है डोंट इरीगेटेड मोर देन रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर हम मतलब ऐसे पानी बहुत ज़्यादा इरीगेट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमने हर एक उसमें पढ़ा कि हर रस्ट को डेवलप होने के लिए हाई ह्यूमिडिटी हाई मॉइस्चर की ज़रूरत है। तो हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप इरीगेशन करनी है। इसके बाद जुडिशियस डोजेज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इसका भी यही है कि अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देते हैं तो उसकी जो मतलब वीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है,
थिक हो जाती है, जिससे वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिजीज़ ऑकरेंस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अगर मैं इसके लिए फंजीसाइड की बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंजीसाइड है रस्ट के केस में, दैट इज़ प्रोपियोकोनाजोल। प्रोपियोकोनाजोल की हम जो ट्रीटमेंट है वो 20 EC की 200 ml पर एकड़ में दे सकते हैं, और टेबुकोनाजोल का भी 0.1% के सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो फॉलो मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग हम अगर सुटेबल क्रॉप्स के साथ करते हैं तो रस्ट का जो इंसिडेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाय बाय।